मेरे दामाद की जॉब खत्म हुई तो मेरी बेटी उसे लेकर हमारे घर आ गई और बोली, पापा जी जब तक मेरे पति की जॉब नहीं लगती हम यहीं रहेंगे। मैंने बेटी और दामाद को रहने के लिए एक कमरा दे दिया, मगर अब मुझे हर वक्त डर लगा रहता क्योंकि मेरी 3 बेटियां कुंवारी थीं और मेरा दामाद हर वक्त उन्हें बुरी नजर से देखता था। जब से बेटी और दामाद आए थे मेरी बीवी बीमार रहने लगी थी। मैं बीवी के सामने जाता तो वो मेरे सामने हाथ जोड़ देती मगर मुँह से कुछ न बोल पाती। मैं उसका इलाज करवा कर थक चुका था मगर वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। एक रोज मैं घर जल्दी आ गया तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिल फट गया क्योंकि मेरी तीनों बेटियां, मेरा नाम अभिनव सिंह है। मैं रात के 10 बजे अपने काम से घर आ रहा था जब मुझे अपनी गली के करण साहब के घर के बाहर एक औरत रोते हुए दिखाई दी। वह करण साहब के घर का दरवाजा बजा रही थी और दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं हैरान था कि रात के इस पहर ये औरत क्यों करण साहब का दरवाजा पीट रही है और करण साहब तो बहुत नेक इंसान थे, उन्होंने अभी तक दरवाजा खोला क्यों नहीं था। मुझे यह बात कुछ अजीब सी लगी और मैं कुछ देर के लिए वहीं रुक गया। वो औरत लगातार रोए जा रही थी। मैंने सोचा पता नहीं ये किस मुसीबत में है, दरवाजा खुल जाएगा तो मैं अपने घर की तरफ रवाना हो जाऊंगा। मगर घर के अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा था। जब मैंने उस औरत को गौर से देखा तो हैरान रह गया क्योंकि ये तो करण साहब की बहू थी और उसके पति को मरे हुए अभी कुछ ही दिन गुजरा था और तब से वह उनके घर में ही रह रही थी। सुनने में आया था कि करण साहब की फैमिली का रवैया अपने बहू के साथ बहुत बुरा था। जवानी में ही उसके पति का देहांत हो गया और ससुराल वाले भी उस पर जुल्म ढा रहे थे। हालांकि उन्हें तो उसके इस दुख में साथ देना चाहिए था और उसको समझाना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों आजकल के लोग के दिल इतने सख्त हो गए हैं। हालांकि करण साहब की अपनी भी बेटियां थी फिर भी उन्हें दया नहीं आता था। मैं उससे थोड़े फासले पर हटकर खड़ा हो गया तो वो भी जमीन से आहिस्ता से उठी और कहने लगी कि आप ही इनसे निवेदन करे कि यह दरवाजा खोल दे। इन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है तो उनके पास चली जाऊंगी। वो बेबसी की इंतहा पर मुझसे निवेदन कर रही थी। उसने चादर के एक कोने से अपना चेहरा छुपा रखा था। मैंने मोबाइल से करण साहब का नंबर मिलाया तो थोड़ी देर बाद करण साहब ने फोन उठा ली। मैंने उनसे इंतहाई अंदाज में कहा कि मुझे आपसे मिलना है, मैं आपके गेट पर खड़ा हूँ। तो करण साहब ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया कि भाई मैं तो घर पर नहीं हूँ, घर से बाहर आया हूँ। मैं उनके लहजे से समझ गया कि वह मुझसे मिलना नहीं चाहते तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी आपके घर के पास से गुजर रहा हूँ और आपकी बहू गेट पर खड़ी रो रही है। आप तो जानते हैं आजकल हालात कैसे हैं, बेहतर होगा कि आप उसे अंदर ले जाएं और आप लोगों का जो भी मामलात है उन्हें बैठकर सुलझा लें। तब करण साहब फौरन हत्थे से उखड़ गए और बोले, आपको हमारे मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है, वह बाहर खड़ी है तो अपनी करतूतों की वजह से खड़ी है। मैं उनके लबो लहजे पर परेशान सा हो गया कि ये शख्स जो खुद बेटियों वाला है कैसे किसी की बेटी पर इतना जुल्म कर सकता है जिसके सर पर माँ बाप का भी साया नहीं है। मैंने उनसे दरख्वास्त करने वाले अंदाज में कुछ कहना चाहता था कि उन्होंने मेरी बात काटते हुए फौरन कॉल बंद कर दी। मैं जान गया कि वो मुझसे इस मामले पर बात नहीं करना चाहते। मैंने जब मोबाइल से नजर हटाकर उसकी तरफ देखा तो वह बड़ी उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, दरअसल वो घर पर नहीं है। वो बोली, झूठ बोलते हैं, वो करण साहब घर पर ही हैं। जिस वक्त ये सब घर वाले मुझे बाहर निकाल रहे थे तो वो वही मौजूद थे। हालांकि उन्होंने मेरे बाप को जुबान दी थी कि वो मेरा ख्याल अपनी बेटियों की तरह ही रखेंगे। मैंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम परेशान न हो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कोई भी या कोई रिश्तेदार इस शहर में रहता है तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ता हूँ। तो वो बेबसी से मेरी तरफ देखने लगी। ना तो कोई मेरा बहन भाई है और न ही मैं किसी रिश्तेदार को जानती हूँ। मेरी शादी होते ही मम्मी पापा की डेथ हो गई। बस अब मैं भरी दुनिया में अकेली हूँ। वो फिर से अपने आंसू जब्त करते हुए रो पड़ी। मेरा दिल भी दुख में भर गया था। आप मुझे किसी अनाथालय छोड़ आए, मैं रास्ता नहीं जानती, वरना मैं खुद चली जाती, आपको तकलीफ न देती। उसकी बात सुनकर मेरा दिल रोने लगा और एकदम दिल में ख्याल आया कि भगवान किसी को इतना भी तन्हा ना करे। मैंने उसे आहिस्ता से कहा कि मैं ऐसे किसी जगह को नहीं जानता, वरना आपको वहाँ छोड़ आता। मेरी बात सुनकर वह बेहद मायूस हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं उसे क्या कहूँ। इस सर्दी की रात में तन्हा दरवाजे के आगे खड़े होना, वो भी एक जवान लड़की के लिए, खतरे से खाली नहीं था। मैंने एक हक में फैसला करते हुए उससे कहा कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर जा सकती हो। मैं फिर भी बेटियों वाला हूँ और मेरी बेटियाँ घर पर ही हैं। मैं कल करण साहब से मिलूंगा और उनसे बात करूंगा, शायद उनके दिल में कोई एहसास पैदा हो जाए। इस वक्त तुम्हारा यहाँ खड़े होना मुनासिब नहीं है, बेहतर है कि तुम मेरे साथ चलो। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई और फिर चलने को राजी हो गई। मैंने
शुक्र का सांस लिया कि वह मुझ पर भरोसा करते हुए मेरे साथ चली आई है। मैंने दिल में भगवान से दुआ की, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे इस जिम्मेदारी से अच्छे से निपटने की ताकत देना। मेरे घर में कोई ऐसा तकलीफ दे मामला न हो कि मुझे तेरी अदालत में शर्मिंदा होना पड़े। मैं दिल में दुआ करता हुआ अपने घर पहुंचा और दरवाजे को खटखटाने लगा। तब मेरे दामाद ने दरवाजा खोला था, मगर उसे देखकर मेरे मुंह में कड़वाहट सी घुल गई थी। लेकिन मैं खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। लेकिन जो ही करण साहब की बहू, जिसका नाम शालिनी था, मेरा दामाद एकदम उसके सामने आ खड़ा हुआ। मुझे उसकी यह हरकत बहुत बुरी लगी। तब मैंने उसको बाजू से पकड़कर एक तरफ किया तो वो झुंझलाते हुए बोला, ये कौन है? मुझे उसका ये सवाल बहुत ही बुरा लगा था। उसका हक नहीं बनता था कि वह मुझसे इस तरह के सवाल जवाब करता, लेकिन जाहिर है वो मेरा दामाद था। अगर उसे सख्त बात करता तो हो सकता है वो मेरी बेटी को तंग करे, इसलिए मैं अक्सर चुप्पी साध दिया करता था। मैंने दरवाजा बंद किया और उसे लेकर बेटियों के रूम की तरफ बढ़ा। मेरा दामाद भी मेरे पीछे पीछे आने लगा और अरे अंकल बताए ना, ये किसको लेकर आए हैं? कौन है ये मैडम? उसकी कोशिश ये थी कि किसी तरह वो शालिनी का चेहरा देख ले। हालांकि उसने अपने चेहरे को छुपा रखा था। मैं उसकी बात को इग्नोर करता हुआ शालिनी को लेकर अपनी बेटियों के पास गया तो वो सब उसे देखकर हैरान हो गई। मैंने उन्हें बताया कि ये सामने वाले करण साहब की बहू है, इसकी अपने ही कमरे में सोने की जगह बनाओ और खाने का पूछो। मैं जो ही बाहर निकला तो मेरी बेटी भी मेरे साथ ही बाहर आ गई और गुस्से में बोली, पापा जी ये किसको उठा कर ले आए हैं? हम क्यों इसका ख्याल रखें? मैंने जब अपनी बेटियों का लहजा देखा तो कहा कि दरअसल जब मैं घर आ रहा था तो ये अपने दरवाजे के आगे खड़ी थी। इसके ससुराल वालों ने इसे निकाल दिया है और इसके माँ बाप मर चुके हैं। मैं खुद भी बेटियों वाला हूँ, लिहाजा मुझे ये चीज बहुत तकलीफ दे रही थी और मैं इसे घर ले आया। लेकिन पापा जी क्या जरूरत थी इसको घर लाने की? उनकी बहू है, वो जो चाहे इसके साथ करें। बेटी, मोहल्ले वाले होने के नाते कुछ हमारा फर्ज भी बनता है। अगर हमारे मोहल्ले में कोई तकलीफ में हो तो हम उसका साथ दें। मेरा दामाद इंतहाई दिलचस्पी से बोला तो मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, यह विधवा औरत है, इसका पति कुछ समय पहले ही मर गया था। फिर मैं अपनी बेटियों की तरफ मुड़ा और उनसे कहा कि जब तक वह इधर है कोशिश करना कि इसे कोई तकलीफ न हो। मेहमान भगवान होते हैं और खास तौर पर ऐसे मेहमान जो बहुत ही तकलीफ हालत में आपके दरवाजे पर आए हों। मेरी बेटियां मेरी बात समझी थी या नहीं, लेकिन उन्होंने अब मुझसे कोई सवाल नहीं किया। लेकिन मेरा दामाद बहुत कुछ जानने के लिए अभी मुंह खोलना ही चाह रहा था कि मैंने हाथ की इशारे से उसे रोक दिया और खुद कमरे में चला गया। कुछ देर बाद मैं यह देखने के लिए अपने कमरे से निकला कि किसी ने उसे खाना भी दिया है या नहीं। तब मैं किचन में आया जहाँ मेरा दामाद गरम गरम रोटी मजे लेकर खा रहा था। उसे देखकर मेरा पारा हाई होने लगा था। काम ना काज का, दुश्मन अनाज का। मैंने बेटी से पूछा कि तुमने शालिनी को खाना दिया है? तब मेरी शादीशुदा बेटी अनीता कहने लगी, पापा जी मैं उसे खुद जाकर खाना देकर आती हूँ, आप परेशान न हो। मैंने जलती निगाह अपने दामाद पर डाली और किचन से बाहर आ गया। मुझे रह रहकर अपने दामाद पर गुस्सा आने लगा, जो मेरे घर के हर मामले में ऐसे बोलता था जैसे घर का मालिक हो। वो कोई काम काज नहीं करता था, सारा दिन घर में बैठा रहता। मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता था कि वह मेरी बेटी का पसंद था और मेरी बेटी ने उसे पसंद की शादी की थी। हालांकि मैं इस रिश्ते के हक में नहीं था, लेकिन मुझे ये शादी इसलिए भी करनी पड़ी कि उन दिनों मेरी बीवी बहुत बीमार थी और डॉक्टर ने कहा था कि इसे कोई दुख न दो, इसे कैंसर है और वह चंद दिनों की मेहमान है और वह चाहती थी कि किसी तरह मेरी चारों बेटियां की शादी हो जाए। मेरा बेटा कोई नहीं था। तब मेरी बीवी मुझे समझाती कि हमारी बेटी अंकिता ने जो लड़का अपने लिए पसंद किया है वह बहुत अच्छा है, आप उसकी शादी कर दें, वो आपके बेटे की कमी पूरा कर देगा। जबकि मुझे वो एक आंख भी नहीं भाता था। पहली मुलाकात में ही मैंने अपनी बेटी को उसके बारे में बता दिया कि ये बातों का खिलाड़ी है, मुझे इसमें कोई खूबी नजर नहीं आ रही और वो मामूली सी जाप करता है। तब मेरी बीवी जो कि कैंसर के आखिरी स्टेज पर थी मेरी बात सुनकर रोने लगी। आपको तो इसमें कोई खूबी नजर नहीं आ रही, लेकिन अंकिता की वो पसंद है, जिंदगी उसी को गुजारनी है। लेकिन अंकिता की माँ, जिंदगी गुजारने के लिए कुछ लायक होना भी जरूरी है। वो मामूली सा लड़का है, वो अपने घर का सबसे बड़ा बेटा है, लेकिन मैंने उसमें कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं की। ये अंकिता से शादी इसी चक्कर में कर रहा है कि हमारे पास थोड़ी सी जायदाद और दुकानें हैं। ये बात है हमारी सब दुकानों पर कब्जा कर ले।
मिलेगा। ये कहता है कि मैं जॉब करता हूँ, मगर मैं इसे कभी जॉब पर जाते नहीं देखा है और ना ही यह बताता है कि ये कहाँ पर जॉब करता है। मैं कैसे ऐसे आदमी के हवाले अपनी बेटी का हाथ दे दूं? क्या पता अंकिता के पापा वो शादी के बाद सुधर जाएगा। और जब हमारी बेटी अंकिता को कोई एतराज नहीं तो आप क्यों एतराज कर रहे हैं? भगवान करे शादी के बाद इसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो, बहुत ही बेहतर हो जाएगा। मैं अपनी बीवी की बात सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि मैं उसके साथ बहस नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ मेरी बेटी भी उस लड़के को पसंद करती थी, लेकिन शादी के 1 महीने के बाद ही मेरी बीवी की मौत हो गई और फिर मेरी बेटी अंकिता अपने पति सत्येंद्र को लेकर हमारे घर चली आई थी और मुझे कहा कि पापा मेरे पति की जॉब खत्म हो गई है, जब तक जॉब नहीं लगती है हम यहीं पर रहेंगे। फिर उसने यहाँ पर ही रहना शुरू कर दिया था। मैं इस सूरत हाल से कुछ ज्यादा खुश नहीं था। उसे मेरे पास रहते हुए तकरीबन 3 माह हो गए थे। अंकिता के बाद मेरी 3 बेटियां और जवान थी और सत्येंद्र का घर दामाद के तौर पर हर वक्त घर में रहना मुझे हर वक्त खटकता रहता था। वह बिना मतलब के मेरी बेटियों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाता था और यह चीज मुझे बहुत नापसंद थी। मैं कई बार अपनी बेटियों को समझा चुका था कि बहनोई से जरा दूरी बनाकर रखें। मैं खुद एक कपड़े की दुकान चलाता था। मैंने कई बार अपने दामाद को अपने साथ काम करने को कहा, लेकिन उसकी सुस्ती उसे काम करने न देती थी। मैं भी अपनी बेटी की वजह से ज्यादा कुछ न कहता था कि कहीं वो खफा ही न हो जाए, लेकिन मुझे उसका यूं घर पर पड़े रहना और घर के हर मामले में टांग अड़ाना और मेरी कुंवारी बेटियों के साथ हंसी मजाक करना मेरी रातों की नींदें हराम कर रहा था। अब तो मुझे सालनी की भी फिक्र होने लगी थी। जिस तरह से वो सालनी को घूर घूर कर देख रहा था, वो मुझे किसी खतरे के अलार्म से कम नहीं लगा। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा? यह लड़की मुझ पर भरोसा करके मेरे घर आई है। भगवान अपनी दया बनाए रखना, मैं दिल ही दिल में प्रार्थना करता रहता। इस दौरान मैंने करण साहब से मिलने की कोशिश की और उनसे उनकी बहू के मामलात को हल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से ये लड़की मर गई है, जब बेटा ही नहीं रहा तो हम इसे रखकर क्या करेंगे? हमारी तरफ से जिधर जाती है जाए। उन्होंने तो 2 बोल बोलकर मेरी बोलती ही बंद कर दी थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसका क्या करूँ। इसको अगर किसी अनाथालय में लेकर जाता हूँ तो वहाँ के हालात भी तो जवान लड़कियों के बारे में कुछ अच्छे सुनने को नहीं मिल रहे थे। खैर फिर से मैंने यह मामला भगवान पर छोड़ दिया। सालनी को हमारे घर में रहते हुए तकरीबन 1 महीना हो गया था। एक दिन मैं दोपहर को खाने के लिए घर आया तो मुझे किचन में सालनी की डरी सहमी आवाज सुनने को मिली। वो बार बार मेरे दामाद को हाथ छोड़ने का कह रही थी। यह सुनकर ही मेरे तन बदन में आग लग गई और मैं फौरन किचन में गया तो सामने का मंजर देखकर ही मेरे होश उड़ गए। मैंने एक जोर थप्पड़ अपने दामाद को खींचकर मारा। सालनी मुझे देखते ही मेरे पीछे आ खड़ी हुई और रोते हुए कहने लगी कि मुझसे गंदी गंदी बातें कर रहे थे। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो बेचारी बिलख बिलख कर रोते हुए मुझे बता रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जमीन में धंस रहा हूँ। मैं खूंखार नजरों से अपने दामाद को देखा और उसे दहाड़ते हुए उसे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक शादीशुदा इंसान हो, कैसे मेरे घर में रहकर यह गंदे काम कर सकते हो? तब उसने इंतहाई बेशर्मी से कहा कि आपने इस घर में किस हैसियत से रखा हुआ है? आपकी अपनी बीवी तो मर गई है, अब विधवा औरतों पर नजर रखेंगे? मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया कि मैंने उसका गिरबान पकड़ लिया, लेकिन वो अपने गिरबान छुड़वाते हुए किचन से चला गया। लेकिन मेरा सर चकरा गया था। अचानक मुझे सालनी की आवाज सुनाई दी। उसने कहा कि आज आपके दामाद ने मुझ पर उंगली उठाई है, कल कोई और उठाएगा। बेहतर है कि आप मुझसे शादी कर लें। आपकी बीवी मर गई है और मेरा पति भी मर गया है। मुझे आपसे शादी करने में कोई एतराज नहीं है। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपको मंजूर है तो बता दीजिएगा, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। मैंने उसकी बात पर बहुत गौर किया। मेरी बेटियों को भी एक माँ की जरूरत थी, लिहाजा बहुत सोचने के बाद मैंने उसे शादी कर लिया। मेरी बेटियों को जब इस बारे में पता चला तो वो हक्का बक्का रह गयी और सभी ने चुप्पी साध ली। मैंने अंकिता को भी साफ साफ कह दिया कि वो अपने पति को लेकर यहाँ से चली जाए। उसने अपनी पसंद की शादी की थी और अब मैं उसके पति को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं थी कि मैं अपनी बेटी को घर से निकालना चाहता था, मगर उसका पति बहुत बदतमीज था। तब मेरी बेटी अंकिता ने कहा कि आप जायदाद से मेरा हिस्सा मुझे दे दें, मैं कल ही अपने पति को लेकर चली जाऊंगी। मुझे उसकी यह बात बहुत कड़वी लगी थी। उसने अपने पति को कुछ नहीं कहा, बस मुझ पर ही गुस्सा किया था। मेरी बेटियों को हिस्सा वैसे भी तो देना था, इसलिए मैंने दूसरे ही दिन 2 दुकानें और घर अपनी बेटी अंकिता के नाम कर दिया और अंकिता अपने पति को लेकर यहाँ से चली गई थी। मेरी शादी को तकरीबन 2 महीने हो गए। एक रोज मुझे सालनी ने खुशखबरी सुनाई कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं बेहद खुश हुआ, मगर मेरी बेटियों ने जब यह खबर सुनी तो उनके चेहरे
उतर गए। मुझे यह समझ नहीं आ रही थी इतनी खुशी की खबर पर ये उतनी उदास क्यों हो गयी। एक दिन मैं घर काम से आया तो मेरी बेटियां परेशान थी। मुझे देखते ही बोली, पापा अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। मैं उसी वक्त सालनी को अस्पताल ले गया और उसकी दवाई ले आया, मगर अगले एक माह में सालनी तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं दवाई भी रोज ले रहा था मगर वो ठीक नहीं हो रही थी। मैं बीवी के पास जाता तो मुझे देखकर रोती रहती, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती थी। मैं समझा तकलीफ में है, लेकिन अब तो ये रोज रोज हो रहा था। एक दिन मैंने अपने डॉक्टर दोस्त से अपनी बीवी की तबीयत का बताया तो वो अपनी बीवी के साथ अचानक हमारे घर आ गया। मैं डॉक्टर उसकी बीवी को सालनी के कमरे में ले गया, मगर कुछ देर बाद उसकी निगाह अचानक टेबल के नीचे एक दवाई पर पड़ी तो वह हैरान रह गया। उसने मेरी बीवी की नब्ज टटोली और गुस्से से मेरी तरफ मुड़ा और मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा कि क्यों अपनी बीवी को स्लो पॉइजन देकर जान से मार रहे हो। मैं हैरान रह गया। फिर उसके कहने पर सालनी को उसके अस्पताल में एडमिट करवा दिया। वो मेरे होने वाले बच्चे को तो न बचा सका, लेकिन सालनी कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो गई। उसने बताया कि मेरी बेटियां मुझे जबरदस्ती ये अजीब सी दवाई दूध में मिलाकर पिला रही थी। दूध पीने के बाद मेरी बोलने की हिम्मत खत्म होने लगी और जिससे मुझे जान जाती महसूस होती। मैं घर गया और अपनी तीनों बेटियों को कमरे में बुलाकर कहा कि ये पुलिस केस बन चुका है। तुम में से जिसने भी यह काम किया है मुझे सब सच सच बता दो। तब मेरी मझली बेटी ने सब कुछ उगल दिया। उसने कहा कि हमें ये सब अंकिता और सत्येंद्र भाई ने करने को कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर पापा का वारिस पैदा हो गया तो सारी जायदाद उसके नाम चली जाएगी। मैंने उनकी ये बातें सुनकर अपना सर पकड़ लिया। जायदाद की हवस इंसान को कहां से कहां ले जाती है। इस दौरान मैंने दो काम किए। सालनी जब ठीक हो गई तो मैंने अस्पताल से उसे अलग घर में ले गया और दूसरी तरफ मैंने रिश्ते करवाने वाली से अपनी तीनों बेटियों के लिए रिश्ते ढूंढने को कहा और यूँ 5 माह के अंदर अंदर मैंने तीनों बेटियों की शादी कर दी। साथ ही साथ मैंने उन तीनों को भी जायदाद में से जो उनका हिस्सा बनता था वो भी दे दिया। फिर मैं अपनी बीवी सालनी को लेकर दूसरे शहर चला गया, जहाँ अब वो फिर से पेट से है। मैंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद का एक हिस्सा सालनी और आने वाले बच्चे के नाम भी कर दिया। मैं अब दिमागी तौर पर इत्मीनान हूँ, क्योंकि मैंने अपने चारों बेटियों की शादी कर दी। वह अपने अपने घर में खुश हैं और मैं अपने घर में खुश हूँ। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।